पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉमनियोंग सेंगजी को लेकर अपने घर पहुंच गई थी और सेंगजी को कॉमनियोंग के यहाँ से लेने के लिए गैंगजी आ गया था। सो हेलो गाइस, मैं हूं चिराग और आज मैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने इसके पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चेकआउट करें। फिर हमें गैंगजी दिखाया जाता है जो कि कॉमनियोंग के घर पहुँच गया था। फिर कॉमनियोंग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये कब से पता है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। गैंगजी बोलता है तब से जब से हम पहली बार मिले थे। कॉमनियोंग पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। गैंगजी बोलता है क्योंकि मुझे पछतावा था कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ के चले गया था जबकि तुमने मेरी जान बचाई थी। वो कॉमनियोंग को सॉरी बोलता है और ये सब ख़त्म करने के लिए बोलता है। फिर गैंगजी वहाँ से जाने लगता है। कॉमनियोंग उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। गैंगजी बोलता है तुम्हारे कारण ही मैं ये बकवास ज़िंदगी जी रहा हूँ। फिर गैंगजी वहाँ से जाने लगता है और कॉमनियोंग उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करती है पर गैंगजी नहीं रुकता। फिर वहाँ पर सेंगजी आ जाता है। गैंगजी सेंगजी से घर वापस चलने के लिए बोलता है। सेंगजी बोलता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि अब से वो कॉमनियोंग के साथ रहेगा, क्योंकि अब से वो कॉमनियोंग के बुक्स का इलस्ट्रेटर है। सेंगजी गैंगजी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी दिखाता है। गैंगजी सेंगजी से वो पेपर मांगता है पर सेंगजी मना कर देता है। फिर गैंगजी सेंगजी से पेपर लेकर उन्हें फाड़ देता है। उसके बाद सेंगजी गैंगजी को मारना शुरू कर देता है पर थोड़ी देर बाद कॉमनियोंग उसे रोकती है। ये सब होने के बाद गैंगजी वहाँ से चले जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि गैंगजी ने एक रेड बेल्ट जीता था जिसे वो अपने घर लेकर जा रहा था। पर जैसे वो घर पहुंचता है उसकी मॉम उसे डांटने लगती हैं क्योंकि सेंगजी को कुछ दूसरे बच्चों ने मारा था। वो बोलते हैं मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट इसलिए सीखने दिया ताकि तुम अपने बड़े भाई को बचा सको। फिर आखिर में गैंगजी परेशान होकर बोलता है कि सेंगजी की सुरक्षा करना उसका काम नहीं है। फिर वो अपना रेड बेल्ट छोड़कर वहाँ से भाग जाता है पर गैंगजी के पीछे पीछे सेंगजी भी आ जाता है उसका रेड बेल्ट उठाकर। फिर सेंगजी उसे उसका रेड बेल्ट देता है। वो दोनों साथ में एक जमी हुई नदी के ऊपर खेलने लगते हैं। वहीं पर कॉमनियोंग दूर से उन दोनों को देख रही थी। कुछ देर बाद वहाँ की बर्फ़ पर क्रैक पड़ जाता है और सेंगजी नीचे गिर जाता है। शुरुआत में गैंगजी सेंगजी को छोड़ने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तो जल्दी से पानी में कूदकर सेंगजी को बचाता है पर सेंगजी उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। कॉमनियोंग साइड से ही ये सब देख रही थी। फिर वो एक फूल को तोड़ने लगती है कि वो उसकी मदद करे या ना करे। फिर आखिर में कॉमनियोंग गैंगजी की मदद कर देती है उसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा फेंक कर। इसकी मदद से गैंगजी ऊपर आ पाता है और सांस लेता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंगजी बार बार दरवाज़ा खोलकर देख रहा था कि गैंगजी वहाँ पर तो नहीं। पर कॉमनियोंग उसे बोलते हैं कि वो उसकी चिंता ना करे, वो तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ गैंगजी घर पहुंचकर बहुत रोता है। उससे बहुत जोरी की मांग गैंगजी के लिए कुछ पोटैटो लेकर आती हैं। फिर वो गैंगजी को देखकर पूछती हैं कि आखिर तुम्हें किसने मारा। गैंगजी बताता है कि सेंगजी ने ही उसे मारा है। जोरी की मांग सेंगजी को डांटने के लिए ही बाहर से आवाज़ लगाती हैं पर गैंगजी बताता है कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर गैंगजी जोरी की मांग को सारी बातें बताता है। इसे सुनकर जोरी की मांग बोलती हैं ये तो अच्छी बात है कि सेंगजी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया है। वो गैंगजी को समझाते हैं कि सेंगजी को जो करना है उसे करने दें क्योंकि वो उस पर काबू नहीं कर सकता। ये सभी बातें सुनकर गैंगजी समझ जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉमनियोंग का मैनेजर उसके लिए खाना लेकर आया था पर वहाँ पर सेंगजी दरवाज़ा खोलता है। उन दोनों को देखकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। मैनेजर के असिस्टेंट मैनेजर को बताते हैं कि वो गैंगजी का बड़ा भाई है। फिर मैनेजर दरवाज़ा खटखटाने लगता है जिससे कि कॉमनियोंग की नींद खुल जाती है। तो मैनेजर जब दरवाज़ा तोड़ने ही वाला होता है तो सेंगजी दरवाज़ा खोल देता है। सीधे कॉमनियोंग के पैरों पर नीचे गिर जाता है। कॉमनियोंग मैनेजर को सेंगजी से मिलवाती है और वो बोलती हैं कि अब से ये मेरी नई ड्राइंग बनाएगा। ये अपना इंट्रोडक्शन सबको देता है और मैनेजर की असिस्टेंट भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो मैनेजर बोलता है कि मुझे ये टीम पसंद नहीं है। तो कॉमनियोंग सेंगजी और असिस्टेंट बोलते हैं कि हमें ये टीम पसंद है। मैनेजर बोलता है कि तुम खुद को नहीं संभाल पाती हो तो सेंगजी को कैसे संभालोगी। मुनियोंग बोलती है कि मेरे पास सेफ्टी पिन है ना। और वहाँ पर गैंगजी आ जाता है। सेंगजी गैंगजी को सॉरी बोलता है और वो दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। उसके बाद कॉमनियोंग मैनेजर को बाहर निकाल देती है और उससे उसकी कार पे ले लेती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखा जाता है जहाँ पे जोरी की मॉम खुद को पागल बोल रही थी क्योंकि उनके बोलने के कारण ही गैंगजी वहाँ से चले गया था। गैंगजी के जाने की न्यूज़ सुनकर जेसू तो पहले बहुत गुस्सा होता है और छत पर जाकर चिल्लाने लगता है। जोरी बोलती है कि जेसू आज पीकर आया है क्या, पर जोरी की मॉम उसे बताती है कि गैंगजी वहाँ से जा चुका है। जोरी भी गुस्सा होकर बेड पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। हमें कॉमनियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉमनियोंग गैंगजी और सेंगजी को अपना पूरा घर दिखा रही थी। फिर पूरा घर दिखाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पेशेंट डायरेक्टर को पूरे हॉस्पिटल की खबर दे रहा था। हमें कॉमनियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंगजी घूम रहा था। फिर सेंगजी को एक दरवाज़ा खुलते हुए दिखता है जो कि बेसमेंट का दरवाज़ा था। सेंगजी बेसमेंट से नीचे जाने ही वाला होता है कि वहाँ पर कॉमनियोंग आ जाती है। फिर सेंगजी पूछता है कि आखिर नीचे क्या है। उनको कॉमनियोंग सेंगजी को ब्लू बियर्ड की कहानी सुनाने लगती है।
ब्लू बियर्ड की कहानी काफ़ी खतरनाक थी और ये कहानी सेंगजी गैंगजी को भी सुनाता है। फिर सेंगजी और गैंगजी सो जाते हैं। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूरी और उसकी मॉम ड्राइविंग करते करते हॉस्पिटल जा रहे थे। जूरी की मॉम जूरी को समझा रही थी कि गैंगजी और सेंगजी वापस जल्दी आ जाएंगे, पर जूरी गुस्से में अजीब तरीके से ड्राइव करने लगती है और सामने जो ड्राइविंग कर रहा था उन सभी को चिल्लाने लगती है। फिर जूरी की मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो सीधे मेरे ऊपर निकालो, इधर उधर की बातें मत करो। फिर जूरी काफ़ी अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पे कॉमनी के डैड होश में आ चुके थे ऑपरेशन के बाद। हॉस्पिटल के डायरेक्टर कॉमनी के डैड से कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे थे पर वो कोई आंसर नहीं देते। उसके बाद डायरेक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक नर्स वहाँ पर आती है। कॉमनी के डैड पहले अपना नाम बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि कॉमनी की मॉम काफ़ी सुंदर लग रही थी, एक एंजल की तरह। फिर वो नर्स और वो डायरेक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तो डायरेक्टर वहाँ से निकलने के बाद बोलते हैं कि कॉमनियों के डैड अभी उससे मिलने की हालत में नहीं है। नर्स बोलती हैं पिछली बार कॉमनी के डैड ने कॉमनी के ऊपर हमला कर दिया था। डायरेक्टर बोलते हैं हो सकता है कि कॉमनी की जगह उन्हें कोई और दिखाई दी हो। नर्स पूछती है कौन। डायरेक्टर बोलते हैं वही तो हमें पता लगाना है। फिर हमें कॉमनी दिखाई जाती है। वो नींद से उठते और हॉल में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सेंगजी वहाँ पर साफ सफाई कर रहा था और गैंगजी खाना बना रहा था। फिर वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर हमें वही पेशेंट दिखाई जाती है जो कि गैंगजी को पसंद कर रही थी अपनी बेटी के लिए, और वो फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी बेटी से। उनकी बेटी तो ऑलरेडी मर चुकी थी, इसलिए वो डिप्रेशन के कारण उस हॉस्पिटल में थी। वहाँ पे के 2 पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उस पेशेंट ने उनसे पैसे उधार लिए हैं। फिर गैंगजी, कॉमनी और सेंगी सब हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और सेंगजी अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर देता है, पर वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और उसे बटरफ्लाइज ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। फिर हमें कॉमनी दिखाई जाती है जो कि अपनी क्लास नहीं ले रही थी और वहीं पर बैठी हुई थी। वो महसूस करती है कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो उस तरफ जाती है। एक नर्स गैंगजी के पास आकर बोलती है कि कॉमनिंग अभी तक क्लास में नहीं आई, तो वो उसे ढूंढने चले जाता है। कॉमनिंग उसी पेशेंट के पास पहुंच जाती है जिसकी बेटी मर चुकी थी। वो उसे अपनी बेटी समझ लेती हैं। वो पेशेंट बोलते हैं कि क्या प्लास्टिक सर्जरी के कारण तुमने मुझे नहीं पहचाना। कॉमनिंग को लगता है कि वो सच में उसकी मॉम है, पर पेशेंट की बातें सुनकर कॉमनिंग समझ जाती है कि वो उसकी मॉम नहीं है। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर गैंगजी आ जाता है। फिर वो पेशेंट बोलते हैं कि यही वो लड़का है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, पर गैंगजी उस पेशेंट को वहाँ से लेकर चले जाता है। नर्स उसे बताती हैं कि उस पेशेंट की बेटी कार एक्सीडेंट में मर गई थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉमनिंग अपनी क्लास ले रही थी, पर उसका ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं था। वहीं पर एक पेशेंट बुक पढ़ रही थी। फिर अचानक से गुस्सा होकर कॉमनिंग उस पर चिल्ला देती है। क्लास डिसमिस हो जाती है। हमें मैनेजर दिखाया जाता है जो कि गैंगजी से मिलने आया था। फिर वो मैनेजर गैंगजी से मिलता है और बोलता है कि वो कॉमनिंग के घर से दूर चले जाए, क्योंकि सिर्फ वही कॉमनिंग को संभाल सकता है, पर गैंगजी मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉमनी का पीछा वही पेशेंट कर रही थी जो उसे अपनी बेटी मान रही थी, पर एक नर्स आकर उस पेशेंट को ले जाती है और कॉमनी वहाँ से जाने लगती है। गैंगजी टेंशन में कॉमनी को कॉल लगा रहा था, पर कॉमनी फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि उसका फ़ोन क्लास में ही रह गया था। वहीं पर जूरी की मॉम आ जाती है और गैंगजी, सेंगजी, जूरी और जूरी की मॉम सब साथ में लंच करते हैं। उन सभी को लंच करते हुए कॉमनी देख लेती है। कॉमनी के पीछे पीछे वो पेशेंट भी आ जाती है। पेशेंट बोलती है कि फटाफट से गैंगजी को पटा ले वरना वो नर्स उसे पटा लेगी। कॉमनी गुस्से में आकर चिल्लाती है और उन्हें बोलते हैं कि ये सब करना बंद कर दे। वो उस पेशेंट को बताती है कि उसकी मॉम ऑलरेडी मर चुकी हैं। वो काफ़ी ब्रीफली बताती है उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी, जिसे सुनकर वो पेशेंट काफ़ी शॉक में चली जाती है। उसके बाद वो पेशेंट बेहोश हो जाती है और कॉमनी वहाँ से चली जाती है। तभी पेशेंट नर्स को बुलाती है और उन्हें बोलते हैं कि वहाँ पर कोई है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर कॉमनी को बहुत डरावने सपने आ रहे थे और कॉमनी बहुत बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देती है और ये सुनकर गैंगजी वहाँ पर आ जाता है। फिर गैंगजी जैसे तैसे करके उसे शांत कराता है। ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी की नरेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी की नरेशन अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन अच्छे से दबा देना बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो बाय।